अस्सलाम वालेकुम। आज दो वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम गमगीन है। बन्नू छावनी के ऊपर सुसाइड अटैक हुआ है जिसमें 8 जवान शहीद हुए हैं। उसके थोड़ी देर बाद दूसरा हमला DI खान में हुआ है जहाँ एक रूरल हेल्थ सेंटर के ऊपर अटैक किया गया, जहाँ 2 बच्चों समेत 5 सिविलियन शहीद हुए और साथ 2 फ़ौज के जवान शहीद हुए। क्या ये एक्सेप्टेबल हो सकता है किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर के रोज़ाना ऐसे वाक़यात और पाकिस्तान में रोज़ाना हो रहे हैं? और हमारी हरकतों का अंदाज़ा आप कर लें कि हमारी हरकतें क्या हैं, पाकिस्तानी लीडरशिप की, पाकिस्तान की एलीट की और पाकिस्तान के उन लोगों की जो फ़ैसला साजी की सलाहियत रखते हैं। आज एक ही दिन, कल पहले ख़बर ये आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए। दूसरी खबर ये आई कि आर्टिकल 6 का इतलाक़ किया जाए इमरान खान के ऊपर। आज एक और ख़बर ये आई है कि 4 एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिए जाएँ क्योंकि उसकी तरजीह ये दी गई कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी इंटरप्रिटेशन ये कर रही है कि क्योंकि हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आने हैं, तो 4 एडहॉक जजेस लगाने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की कंपोजिशन जो है उसके ऊपर असरअंदाज हुआ जा सके। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीह है। मैं उससे एग्री करूँ या ना करूँ, लेकिन एक बड़ी सियासी जमात एक ऐसे मौके के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने उसके केसेस लगे हुए हैं, यकीनन इसको शक भरी नज़रों से देखेगी। तो क्या ये मुनासिब है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल सरहदों की है उसके ऊपर हम यही कुछ करें? इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने पाकिस्तान की ग्रोथ फोरकास्ट 3.5% की है, जबकि हमारे मुकाबले में इंडिया की 6.5% की है वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के अंदर। तो पाकिस्तान जहाँ पर नीचे गिरा हुआ है 2-3 सालों के अंदर -0.2, फिर 2%, अब 3.5%, और ये भी बेस्ट केस सिनारियो है। अल्लाह ना करे कि कोई दरमियान में ऐसा एक्सटर्नल शॉक हो कि ग्रोथ को मुतासर करे। तो हम करने क्या जा रहे हैं इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ? बहुत सोचो विचार की ज़रूरत है। और हमारे जो बड़े हैं, सियासी जमातों के रहनुमा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो चीदा लोग जिनके पास फ़ैसला साजी की सलाहियत है, हमारी जुडिशरी के वो लोग जो फ़ैसला साजी में असरअंदाज हो सकते हैं, उन सारों को कुछ ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए एक रास्ते का तयन करें। हम एक ऐसे गिरदाब में हैं जो हमें नीचे से नीचे ले जाता जा रहा है, लेकिन हम ये सोचे बगैर कि आउटकम क्या होगी, हम लगे हुए हैं मगन है किसी और ही दुनिया में। पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, इस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट अपनी ईगोज़ को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो जंग है जो हम सारे मिल के हार रहे हैं कलेक्टिवली। ये एक बंदा ना जीत रहा है ना एक बंदा हार रहा है, हम ये कलेक्ट कौम इसमें हार रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका है उनसे इस सवाल का जवाब मांगेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और कन्वीनर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल है अवाम पाकिस्तान पार्टी के। दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। खान साहब, PTI को बैन कर देना चाहिए? आप किसी जमात को बैन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सियासी जमात का फैसला मुल्क के अवाम करते हैं। ये बहुत सी कोशिशें हुई हैं माजी में, आप हमने भी देखी है ज़िंदगी में, और हमेशा नाकाम हुई और हमेशा नुकसान मुल्क का हुआ है। ये और एक सियासी हुकूमत ये कहे कि हम दूसरों को बैन करेंगे, ये तो शिकस्त का इतराफ़ होता है कि हम बैलेट बॉक्स में मुकाबला नहीं कर सकते, हम अब ये हरकतें करेंगे। सर, ये सियासी सोच तो है नहीं, क्योंकि एक सियासी जमात को बैन करने वाली सोच अवामी लीग को किया गया था, फिर NAP को किया गया था। ये सियासी सोच का तो इसमें कोई दखल नहीं। नहीं, ये तो नाकामी है ना, ये है तो नाकामी। शिकस्त का मैं हैरान हूँ कि ये सोच कहाँ से आती है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अवाम को बैन कर लेंगे? जो आप पार्टी को बैन करेंगे, जो उस पार्टी के सपोर्टर हैं, वो आपको वोट देंगे? जो अभी 8 फरवरी के इंतखाबात थे, 6 करोड़ में से 3 करोड़ वोट PTI लेकर आई थी। जो पार्लिमान के अंदर अगर रिजर्व सीट सारी उसको मिल जाए तो सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी भी PTI बनती है। तो इन इक़दामात से क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ? मुझे तो हैरानगी उस सोच के ऊपर है जिसने बैठ के ये आइडिया सोचा होगा। सर, आपके दोस्त हैं सर। मेरे कौन से दोस्त? जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, शहबाज शरीफ, आपके शहर से आपके दोस्त हैं। आपके तो आखिर में आपकी सबसे पसंदीदा शख्सियत है वो। जाती तो वज़ीर आज़म पे है ना बात। नहीं, वज़ीर आज़म ये नहीं कहेगा फलाने वज़ीर ने फैसला किया, किसी और ने किया। जब रिकॉर्ड पे बात आएगी तो वज़ीर आज़म पे बात आएगी। वज़ीर आज़म बेचारा उस कुर्सी पे बैठ के फंसा हुआ है, उसको ना बैठता तो अच्छा था। नहीं, वो बैठता आदमी अपनी चॉइस से है ना। ये उनके कद से बड़ी कुर्सी है जहाँ बैठे हुए, उनकी सीटें इतनी नहीं थी कि इस कुर्सी मैं पर नहीं कह बैठते। सकता। ये आप देखें ना, मैं ऐसी बात पे मैं डिबेट नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं, आप डिबेट जिम्मेदारी नहीं करना इसकी चाहते आखिर में उन पे आएगी। जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन वो अपनी उस सीट पे बैठे हुए हैं जितनी उनकी नशिस्तें नहीं हैं। ये एक पार्लिमानी निज़ाम में जो पार्टी जीती है वो हुकूमत बनाती है, वो अपनी नशिस्तों से ज़्यादा बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं।
ये आम तासुर यही है जी आम तासुर यही। कि मैंडेट नहीं है हुकूमत के पास, और वो एक जिसका मैंडेट मशकूक हो, कैसे दूसरों पर आर्टिकल 6 लगाएंगे और दूसरों पर को बैन करेंगे। ये कौन सी सोच है? और ये कि आज मुल्क का इशू ये है, आज पाकिस्तान का मसला ये है कि आपने कौन सी जमात को बैन करना है, किस पर आर्टिकल 6 लगाना है। ये मुल्क के मसाइल में शामिल है। मुल्क के मसाइल का हल तो एक यूनिटी में था, जिसमें फौज, अदलिया और सियासी लीडरशिप इकट्ठी बैठ के फैसले करती, लेकिन ये एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे। बिल्कुल। मिफ्ता साहब, आप फरमाइएगा, क्या एक ऐसे दिन जिसमें 2 बड़े हमले हो, एक छावनी के ऊपर अटैक हो, एक हेल्थ सेंटर अटैक हो, 10 फौज के जवान शहीद हों, 2 बच्चे उसमें शहीद हों, औरतें शहीद हों, क्या उस दिन हमारे यहाँ तरजीह यही होनी चाहिए कि किसको आर्टिकल 6 लगाना है और किस पार्टी को हमने बैन करना है? एडहॉक जजेस कैसे लगाने हैं, जिसके ऊपर पीटीआई कहती है कि ये इन्फ्लुएंस करने के लिए फैसला साजी के अमल को ऐसा किया जा रहा है? क्या हमारी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए उस दिन? नदीम भाई, एक तो पहले जाहिर है कि इस मुहर्रम के महीने में ये जो शहादतें हुई हैं हमारे बच्चों की, हमारे जवानों की, तो उनके ख़ानदान के लिए, उनकी वालदाओं के लिए, उनके वालदैन के लिए हम सब की ताज़ियत है और खिराज तहसीन है उन बच्चों को जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। और हम 1 लाख शहादतें दे चुके हैं इस मुख्तलिफ ऑपरेशंस में और मुख्तलिफ हमलों में, और अल्लाह करे कि बस हम एक मरतबा को ऐसी जामे मनसूबाबंदी करें कि ये ऑपरेशन आखिरी ऑपरेशन, और उसके बाद जो भी इसका ऑपरेशन का हल हो उसको हम मेंटेन करें, और ये मज़ीद ये तालिबान की दहशतगर्दी और दीगर और दहशतगर्दियाँ पाकिस्तान में ख़त्म हो। पाकिस्तान की मईशत भी आगे नहीं बढ़ सकती अगर इस तरह की मुतवातिर हमले होते रहें पाकिस्तान की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये इस वक्त सबसे संजीदा मसला है हमारा, हमारी मईशत हमारा बड़ा संजीदा मसला है। लेकिन जाहिर है कि हमारी हुकूमत जो है उसको इस चीज़ का इदराक नहीं है, क्योंकि वो जैसे शाहिद भाई ने कहा कि वो ख़ुद एक मशकूक मैंडेट पे आई हुई है, तो वो बस होते खा रही है। और आपने देखा कि कल जब अता तारड़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद एक यूनिवर्सली कंडेमनेशन हुआ इसका, और मुस्लिम लीग के भी कोई वज़ीर नहीं आए। खुरम दस्तगीर को मैं देख रहा था टीवी पे, खुद आके उन्होंने कहा कि मैं इसकी मुखालिफत करता हूँ। कोई भी सीनियर वज़ीर नहीं आया इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दानियाल चौधरी साहब को इन्होंने भेजा था, हमारे छोटे साथी थे जो टीवी पे आ सके। और आज मैंने सुना है कि डार साहब ये बात कर रहे थे कि यार अभी तो इत्तेहादियों से बात करनी है और फिर कानून की रोशनी में फ़ैसला होगा। तो आई थिंक हुकूमत हैज़ टेकन अ स्टेप बैक। ये डेस्परेशन के अंदर एक फ़ैसला किया इन्होंने। वो ख्वाजा आसिफ ने आज इसको जस्टिफाई किया, इस एक्शन को। ख्वाजा आसिफ ने इसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे ज़ोर शोर से इसको जस्टिफाई किया। मतलब मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। देखें, फिर जो कल जो बात आई है सामने के 4 एडहॉक जजेस और डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मतलब जो हुकूमतें हैं उनको तो टेम्परेचर कम करके और मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, इंतशार नहीं। आपके ख्याल में ढाक जजेस को डालने की क्या साइंस हो सकती है सर इस मौके के ऊपर? जाहिर है कि आपको ऐसा लग रहा है कि 10 जजेस जो हैं वो कोई भी रिव्यू पिटिशन होगी जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपने देखा है कि 11 जजेस का ये फैसला था जो कि जिसने कहा कि कुछ ना कुछ सीटें पीटीआई को ज़्यादा दी जाएं, और 9 जजों ने तो बिल्कुल ये कहा, 8 ने कहा कि तरीक़ा वाज़े कर दिया, और याया अफरीदी साहब ने ईसीपी के ऊपर कह दिया कि आप ये करें। तो 9 जजेस तो एक तरफ आपको नज़र आ गए और बाकी जो दीगर जजेस को भी डालें, तो ये बहुत मुश्किल है हुकूमत का कि रिव्यू पिटिशन में भी कोई आगे ले जाए या पीटीआई को बैन भी करे। और अगर आप 4 एडहॉक जजेस डालते हैं, मैंने सुना है कि मकबूल बाकर साहब ने भी इनकार कर दिया इसमें आने से, और अगर 4 जजेस आगे डालते हैं और 11-10 का एक फ़ैसला ले लेते हैं जिसमें चारों एडहॉक जजेस आपके साथ हों और किसी पार्टी को बैन करते हैं, तो दुनिया आपके ऊपर हंसेगी। आपने देख लिया ना कि आज हमने 70 के दिहाई के अंदर जब वली खान साहब की पार्टी को बैन किया था, नैब को, तो फ़ौरन बन गई थी आपके अवामी लीग, पहले बैन करी मार्शल में, फिर नेशनल अवामी लीग बैन करी, फिर एनडीपी बन गई। इन चीज़ों से फ़ायदा तो कोई नहीं होता। अवामी लीग जो मुस्लिम मुजीबुर रहमान साहब की थी, उसको आपने जब उसका मैंडेट नहीं दिया, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पीटीआई ने टीएलपी को बैन किया, आज टीएलपी जो है वो धरना कर रही है। मतलब इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता। सियासी क़ुव्वतों को सियासी पार्टियों से सियासी मकामात पे लड़ना चाहिए। बैलेट बॉक्स पे पीटीआई से मुकाबला करें, कोर्टों में मुकाबला ना करें। ये शहबाज शरीफ साहब को ये बात समझ में होगी कि अगर वो एक मरतबा इलेक्शन हार गए तो तरीका ये कार ये था कि हार तस्लीम करे, घर चले जाते और अगली 4-5 साल बाद कोशिश करते फिर हुकूमत पे आने की। ये नहीं कि ज़बरदस्ती हुकूमत भी लेके बैठे हैं और उसको जाके बैन कर रहे हैं। ये कौन सा खेल होता है, ये मेरी समझ से बाहर है। खाकान साहब,
पीएमएलएन जो सियासत कर रही है बज़ाहिर तो वो ग्राउंड लूज़ कर रही है, क्योंकि वोटर्स के अंदर अगर आप रद्द-ए-अमल देखें तो हमने 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले कम अज़ कम मैंने 2 महीने फील्ड के अंदर गुजारे थे और मैं बड़ा क्लियर था। 2018 से सूरत हाल बदल चुकी थी। 2018 में नून लीग पंजाब में डोमिनेट करती थी, इस दफ़ा पीटीआई डोमिनेट कर रही थी और हर स्टेप जो पीटीआई या इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालती अमल से लिया गया, 30-32 साल की सज़ा उसको दी गई, वो पीटीआई की फेवर में गया बजाय कि नून लीग की फेवर में जाता। तो ये स्टेप्स कैसे उसकी फेवर में जा सकते? जो भी बंदा इनकी कुछ साइंस बना रहा है, फार्मूले बना रहा है, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि लोग रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। हुकूमत की मज़ीद बदनामी होगी इस सारे मामले में और बैलेट बॉक्स पर भी नुकसान होगा। लोग आज आप हक़ाइक़ छुपा नहीं सकते, हक़ाइक़ सारे अवाम तक पहुँच जाते हैं। अब आप ये देखें, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया जुमे वाले दिन, फिर इतवार वाले दिन आपने 4 अब जज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसाफ के बारे में जब बात होती है, हर शख्स ये कहता है, हर शख्स ये जानता है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए, होता हुआ नज़र आना चाहिए। आपने ये जज लगाए, कल अगर ये किसी ऐसे फैसलों में शामिल हुए जहाँ पर आपने दूसरे जो फैसले हुए उनको ओवरटर्न किया, फिर कौन कौन इन फैसलों को मानेगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा मेरे ख्याल है बहुत अरसे बाद उन्होंने कुछ हकीकत के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक एक फ़ैसला दिया है। आइन के मुताबिक था वो फैसला जो रिजर्व सीट्स पीटीआई को दी गई, आपके ख्याल में वो सही फैसला जो ये भी फैसला है, जो अभी फैसला दिया? मैं देने की बात जो है उस पर डिबेट आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी अक्सरियती फैसला है 8-5 का। लेकिन जो ये बात है कि आप किसी जमात को उसके हक से ज़्यादा सीट नहीं दे सकते, इस पर सब ने इत्तेफाक किया। सीटें पीटीआई को मिलनी चाहिए थी। सीटें देखें, ये एक इबाम है ना, आपके आइन में हर बात लिखी नहीं होती, स्पिरिट लिखी होती है। लेकिन जहाँ इबाम हो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला रास्ता दे देता है, तो क्या ये फैसला ठीक है? जी बिल्कुल, उस हवाले से फैसला ठीक है, क्योंकि आपने एक तशरीह कर दी आइन की कि अगर इंडिपेंडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, वो एक जमात में जाना चाहते हैं जिसने कोई लिस्ट नहीं दी हुई, एक पार्लियामेंट्री पार्टी बना लेते हैं, तो उनको सीटें कैसे मिलेंगी? तो उन्होंने कहा कि आप लिस्ट जमा करा दें। लेकिन बिल्कुल ठीक फैसला है, तरीका ये होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में एक इससे भी बड़ी चीज़ है, जब पीटीआई को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप सियासी जमात के तौर पर हैं ही नहीं और आपके जो लोग पार्टी टिकट लेकर आए वो सारे इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने उस बुनियादी फैसले को गलत करार दे दिया इलेक्शन कमीशन। उन्होंने ये कहा इसलिए उनको मौका दिया, हमारे फैसले को मिस इंटरप्रेट किया गया। तो वो तो अपने तशरीह कर दी अपने फैसले की भी, लेकिन असल तशरीह उन्होंने आइन की कर दी है कि जब भी इसके बाद, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि 20 आदमी इलेक्ट हो जाते हैं, वो एक पार्लिमानी पार्टी बना लेते हैं, एक जमात की जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा था या इलेक्शन लड़ा था नाकाम हो गई, उन्होंने लिस्ट जमा नहीं कराई हुई थी, फिर उनको सीटें कैसे मिलेंगी? लिस्ट जमा करानी पड़ेगी। तो हम जो अल्फाज के अंदर माने ढूंढते आइन के, वो नहीं होते। आपको अल्फाज के दरमियान जो स्पेस है, जो तशरीह करनी पड़ती है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम होता है, तो सही तशरीह कर दी है। लेकिन ये जो मामला पैदा हो गया ना नए जजेस की अपॉइंटमेंट का, ये पूरे इस निज़ाम को डिस्टर्ब कर देगा। आप कहते हैं कि नए जजेस की तैनाती से एक नया फसाद पैदा होगा? जी, उसकी टाइमिंग देखिए ना, आपने उससे पहले किया होता तो कोई बात नहीं थी। आप आगे जाकर एक बताते कि आप 17 जज मौजूद हैं, हमें मज़ीद चाहिए, आप करें। आपने उस फैसले के 2 दिन के बाद आपने ये कर दिया, और इससे इबाम पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ये ऐसे इदारे होते हैं, अदालतें ऐसी इदारा होती है जिस पर किसी को उंगली उठाने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। इमरान, आप तो पत्थर मारने के मौके दे रहे हैं। इमरान के ऊपर अभी एक और मुकदमा भी जो है बहुत संजीदा नौयत का है, जिसके अंदर हुकूमत पंजाब पुलिस ने वो मुकदमा दर्ज किया है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। 9 मई के जो मुकदमा थे, संगीन गद्दारी का मुकदमा, उस पर भी चलाएंगे। जी बिल्कुल, मुकदमे देखें, मुकदमे चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अगर सबूत हो आप प्रोसिक्यूट करें। यहाँ मुकदमे बहुत से बने, ऐसे पहले भी इमरान खान के खिलाफ ने मुकदमे बनाए, मियाँ साहब के खिलाफ मुकदमे बने थे, हमारे खिलाफ मुकदमे बनते रहे, हाईजैकिंग का ट्रायल हुआ यहाँ पर। लेकिन वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, इमरान खान ने आपको 8 महीने जेल में रखा था। जी 8 महीने था जेल में? 8 महीने। 8 महीने। और उसी इमरान खान की आप हिमायत में बोल रहे हैं? नहीं, मैं हिमायत में उसकी नहीं बोल रहा, मैं कानून के हक़ में बोल रहा हूँ, मैं इस मुल्क की सियासत के हक़ में बोल रहा हूँ, मुल्क के हक़ में बोल रहा हूँ, आइन के हक़ में बोल रहा हूँ कि आप किसी पर झूठे मुकदमे मत बनाएं। ये एक लंबी तारीख है झूठे मुकदमों की। इमरान खान के खिलाफ जितने आपने मुकदमे बनाए सारे ख़त्म कर दिए अदालतों ने, ये हकीकत है ना।
लेकिन आपको और मिफ्ता को दोनों को अंदर किया था उसने, और अब शहजाद अकबर कहता है वो झूठा मुकदमा था। सर अंदर किया था, अंदर जज भी वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ चेयरमैन नैब भी बैठा हुआ था, इमरान खान साहब क्रेडिट लेते थे मैंने अंदर कर दिया। सर वो बातें छोड़ें, वो हमने बर्दाश्त कर लिया ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप झूठे मुकदमे बनाएं किसी पर। वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, पंजाब पुलिस को 1 साल बाद ख्याल आया कि वेजिंग वॉर हुई है। अगर शहादत है तो पहले दिन मुकदमा बनाना चाहिए था। चलिए आज भी शहादत है तो बिल्कुल बनाएं, मैं उसके हक़ में हूँ। मैंने पहले दिन कहा था कि आप मई 9 का एक सानिया है। अगर इस मुल्क की अवाम अपनी फ़ौज की तनसीबात पर हमलावर हो, ये बहुत बड़ा सानिया होता है। दुरुस्त है तो आपने प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया? और बहुत सारे ऐसे एक्शन अभी भी हो रहे हैं जिससे 15 महीने होने लगे, फासला पैदा करने की कोशिश की जा 15 रही है। महीने होने लगे, आपने प्रोसिक्यूट क्यों नहीं हमारे किया? फैसला साजों को कुछ स्ट्रेटजी पर गौर करना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपके इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे मुरासिम रहे हैं, आप भी जेल में थे, आप जनरल बाजवा के बहुत करीब जाने जाते थे, गुड इंटरेक्शन था आपका उनका, फिर भी आप जेल में डाले गए, क्यों? सर देखें, मुझे तो जेल में डालने की एक ही वजह थी, वो शायद अब्बासी साहब को जेल में डालना था और उनको जेल में डालने का मुकदमा बनाने के लिए उन्होंने मुझे भी डाल दिया। तो वो मेरे जो 5.5 महीने थे तो वो तो शायद अब्बासी के ऊपर उधार है मेरे, इमरान खान के ऊपर नहीं है। लेकिन बात जो शाहिद भाई की है ना वो एकदम दुरुस्त है कि अगर इमरान खान ने हमारे साथ करी, इसका ये मतलब नहीं कि इमरान खान के ऊपर आज ज्यादती होनी चाहिए, वरना तो ये मुल्क का कभी ख़त्म ही नहीं होगा सिस्टम कि आज इमरान खान को हमने जेल में डाला है और कल इमरान खान आके फिर इनको जेल में डालेगा, क्योंकि उसकी भी जहनीत ऐसी है फाशिस्ट की। इसके बाद ये फिर और आएंगे तो फिर जेल में डालेंगे। ये कब सिलसिला ख़त्म होगा? ये जो नई पार्टी हम बना रहे हैं उसमें एक हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक नई सियासत हो कि जिसमें ये सियासी मुखालिफिन को जेल में डालना और दुश्मन समझना से अलग हो जाना चाहिए। हम लोगों को थोड़ी सी अक्ल आ जानी चाहिए, एक पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको सच बताऊं, देखें जी मिफ्ता साहब, जब आपको जेल में रखा गया था उस दौरान भी मेरी इतला ये है कि जनरल बाजवा आपसे इंटरेक्ट करते थे और आपसे पूछते थे, ये जो एक्सचेंज रेट वाला और IMF वाले इश्यूज चल रहे थे उस दौरान भी आपसे मशवरा लेते थे, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, इसमें कोई हकीकत नहीं है। 50 दिन तो मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नैब में एक कमरे में बंद होता था, जिसमें मुझे शायद अब्बासी जो कि करीबी कमरे में बंद थे उनसे भी कभी नहीं मिलने दिया था, माँ सिवाय इसके कि हर 2 हफ्ते बाद जिस दिन हम लोगों को कोर्ट ले जाते थे। फिर 3 महीने हमको अदियाला में बंद रखा था। उसके बाद भी निकलने के बाद मेरी बाजवा साहब से 1-1.5 साल तक मुलाकात नहीं हुई थी। फिर उनके किसी बच्चे की शादी में, वो भी इन्होंने नहीं, इनके समधी ने मुझे बुलाया था तो मैं उस पर गया था, तो मुलाकात हुई, फिर उनके पास गया हूँ। और मेरी बाजवा साहब से बात हुई है, मैं सच्ची बात बताऊँ आपको, वो कह रहे थे कि यार तुम्हारा जेल में जाना, एहसन इकबाल का जेल में जाना और शाहिद अब्बासी का जेल में जाना, और राना सना की भी उन्होंने बात की, आई रियली शुड हैव पुट माय फुट डाउन, और मुझे रेजिस्ट करना चाहिए था, मैंने नहीं करा। बहरहाल वो उनका एक ज़ाती ख्याल है। लेकिन आपके ख्याल में ये किसका फैसला था आप सबको जेल में डालने का? राना सनाउल्लाह को, शाहिद खाकान को आपको जेल में डालने का, एहसन इकबाल को, ये फैसला किसका था? अगर बाजवा साहब और इमरान खान दोनों की इसमें राय नहीं शामिल होती तो ये हम 3-4 कभी भी जेल में नहीं होते। इसमें आप सबको ये बात क्लियर है। ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मर्जी के खिलाफ भी हो जाए, लेकिन ऐसा, और इमरान खान साहब की भी इसमें पूरी 100% ईमा शामिल थी। आपने देखा है कि नवाज शरीफ के कमरे से मैं AC निकाल दूंगा, शहबाज शरीफ को मैंने बंद कर दिया है, राना सना को मूंछ से पकड़ के बंद करूंगा, ये गुफ्तगू करता था वो। 2010 से 2021 तक 22 तक तो PTI का कोई सपोर्टर जो था वो आर्मी के रोल में, सियासत के रोल से नाराज नहीं था। आज PTI के लोग जो हैं वो सारा दिन बोलते हैं कि आर्मी सियासत में नहीं होनी चाहिए। तो जब 11 साल इमरान खान को उठाकर आर्मी लेकर आ रही थी उस वक्त इनको ख्याल नहीं था कि आर्मी को सियासत में नहीं होना चाहिए। और इमरान खान के ऊपर मैं ये कह दूं सर कि ये बाकी इद्दत वगैरह के जो मुकदमे हैं ना सर, ये हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ जेब नहीं देती कि हम इस किस्म की बात करें। घटिया केस है, 2 मुकदमे, ये घटिया इमरान खान, ये इसमें तो ना पढ़ते तो अच्छा था। और ये घटिया चीज़ है, मैं बिल्कुल कहता हूँ। इसमें सिर्फ 2 मुकदमे बनते हैं। एक ये फराग गोगी साहिबा जो हैं, जिनको इन्होंने मदर पिदर आज़ादी दी हुई थी रिश्वत लेने की, और ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पे रिश्वत लेती थी, और बेगम साहिबा और इमरान खान साहब की नॉलेज में और उनके एम्पावर करने से वो लेते थे। एक वो केस बनता है इमरान खान के ऊपर कि आप क्यों उसको आपने अहलकार बनाया था कि वो सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सके। और आपको ये भी इमरान खान को पता थी कि उस्मान बुज़दार जो है वो दिन रात रिश्वत लेता था और करप्ट था, उसके भी उन्होंने नहीं हटाया। और दूसरा उनके ऊपर जो केस बनता है वो $190 मिलियन जो उन्होंने वापस कर दिए उनको। अब मैं नाम लूंगा शायद कट जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ टीवी पे, लेकिन वो नहीं, आप नाम लीजिए, पूरा बोलिए, टेस्ट हो जाएगा समा टीवी का, पूरा नाम बोलिए।
चलिए 190 मिलियन पाउंड जो मलिक रियाज को उन्होंने वापस कर दिए, क्योंकि मलिक रियाज को तो ज़ाहिर है पैसों की ज़रूरत है, आवाम को तो ज़रूरत नहीं है, वो भी एक लंगर खाने का हिस्सा है। तो 190 मिलियन पाउंड जो इमरान खान ने वापस कर दिए, और जिसमें सपोजिटली शहजाद अकबर साहब का भी एक बड़ा रोल था और फी सबीलिल्लाह रोल नहीं था, वो और इमरान खान साहब ने भी ज़मीन ली है। ये 2 केस इमरान खान के ऊपर बनते हैं। और बिलखुसूस वो आदमी जो सारा दिन कहता है कि थकता नहीं है कि मैं करप्शन के खिलाफ था, तो भाई जब पहली मर्तबा तुमको हुकूमत मिली तो तुमने क्या किया? तुमने फराह गोगी को भी आज़ाद छोड़ दिया और रिश्वत के लिए को भी पैसे वापस कर दिए। शायद साहब, तो केस बनते हैं, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, आपको लगता है कोई वे फॉरवर्ड है हमारे पास, या बस ठीक है मैं उसको ठोकूं वो उसको ठोके, ये इसको जेल में डाले वो उसको जेल में डाले, इसी तरह चलता रहे पाकिस्तान? अल्लाह वारिस है सर। इस सूरत हाल में वे फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि आपके सामने जो सब बातें हैं, कोई किसी ने आज तक मुल्क की बात की है? ये तीनों बड़ी जमातें हैं, तीनों हुक्मरान रही हैं पिछले 3-4 साल के अरसे के अंदर, बाकी अरसा छोड़ दें। किसी जमात ने भी अवाम की तकलीफ़ की बात की है? मैं आपके मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, एक पैसा आपने नहीं रखा उनके लिए, किसी ने बात भी नहीं की। दुनिया में पहले नंबर पे पहुंच गए हम। आज जितने बच्चे पाकिस्तान में स्कूल से बाहर हैं, दुनिया में कहीं नहीं है। इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, वहाँ बच्चे कम स्कूल से बाहर है, पाकिस्तान में ज़्यादा है। किसी ने बात की नहीं। उसको अंदर करेंगे, हम तुम्हें अंदर करेंगे, तुम हमें अंदर करोगे, ये सारा खेल है, सारे दिन गाली गलोच है, पार्लियामान में कोई बात होती नहीं है। आप यकीन करें, बजट में मैंने और मिफ्ता साहब ने जितना टीवी पर जाकर बात की बजट के बारे में, पूरी पार्लियामान में नहीं हुई। ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सी पार्लियामान है, ये कहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कौन सी सोच है? हुकूमत क्या सोच रही है? आप मुल्क के लिए कुछ करें। आप कभी आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं, कभी आप पार्टियां बैन करने की बात कर रहे हैं। आप इससे किस पार्टी, इसकी सूबे में हुकूमत है, कैसे बैन करेंगे? आप करें ना, थोड़ा कोशिश करें। इख्तियार भी नहीं है, ये भी मालूम नहीं कि इख्तियार भी नहीं है हमारे पास, रेफरेंस बनाकर भेजेंगे अदालत में। अब फिर बात वही जजों पे आ जाएगी, लोग कहेंगे ये जज लगाए इसलिए गए हैं कि इन्होंने ये करना था, ये सब कुछ। ये आप सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर रहे हैं, अदल के निज़ाम को तबाह कर रहे हैं, पार्लियामान को तबाह कर रहे हैं, एग्जेक्टिव तो चलता ही नहीं है, कहाँ पर जाएगा मुल्क? क्या पीटीआई से किसी ने आपसे रब्ता कायम किया? ये जो आजकल वो कोशिश कर रहे हैं कि इकट्ठे सियासी जद्दोजहद करते हैं, महमूद अचकज़ई से उन्होंने बात की, फजल रहमान से बात की, आपसे किसी ने रब्ता किया? सियासी जद्दोजहद तो हम कर रहे हैं ना। आपसे किसी ने पीटीआई से पीटीआई ना रब्ता करने की ज़रूरत है, ना हमें वो शौक़ है रब्ते का। बात यह है कि आज मुल्क की बात, पीटीआई मुल्क की बात करे हम उसके साथ हैं, मुस्लिम लीग मुल्क की बात करें हम उसके साथ हैं, पीपल्स पार्टी मुल्क की बात करें हम उसके साथ हैं। हम तो आप जो आइन की बात करें, मुल्क की बात करें, उसके साथ हैं। माजी में जो कुछ करता है उसको छोड़ दें, आज आगे बढ़ें, आज ये कुर्सियों की दौड़ से बाहर निकलें। आज हकीकत से मैं कल भी कहा कि अब आपके पास एक रास्ता रह गया है। इस मुल्क के सियासतदान, फौज और जज बैठें एक टेबल पर, ये कोई रास्ता निकालें, एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाएं, 3-4 साल मुल्क को चलाएं, एक रास्ते का तयन कर लें, वरना और कोई तरीका नहीं है आपके पास। ना बैठे आपस में तो आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। मिफ्ता साहब, ये जो बजट पेश किया गया इसके मतलब बहुत तनकीद हो रही है, बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि बहुत इन्फ्लेशनरी है, इससे एक जो गरीब आदमी है वो तो बिल्कुल मर जाएगा। बचने के लिए उसके पास वसाइल नहीं बचेंगे कि रोटी कहाँ से खरीदे और पानी कहाँ से खरीदे, बच्चों के लिए दूध कहाँ से लाए। नदीम भाई, सीरियसली ये अक्लो फ़हम से बाहर बजट बनाया गया। 49.5% टैक्स है इस वक्त डॉक्टरों के ऊपर, आर्किटेक्ट्स के ऊपर, लॉयर्स के ऊपर जो प्राइवेट प्रैक्टिस में है, अपना जिसको बिजनेस इंडिविजुअल कहते हैं। आप समझते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेंट्स और डॉक्टर्स से 49% टैक्स लेना चाहिए, अगर वो भी दे भी रहे हो? और कितना आसान है टैक्स इवेट करना? ये चीज़ IMF तो नहीं समझती, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को तो समझना चाहिए कि आप 49% टैक्स मांग रहे हैं उन लोगों से जिनको आप सामने तो कुछ भी नहीं देते। आप 38.5% टैक्स मांग रहे हैं आपके नौकरी पेशा लोगों से, यानी कि उसकी 10 में से 4 रुपए आप टैक्स मांग रहे हैं, और ये तो सिर्फ इनकम टैक्स मांग रहे हैं, फिर और टैक्सेस होते हैं। ये आपके ख्याल से फेयर है? और आप समझते हैं कि आप टैक्स कलेक्ट कर लेंगे? आपने दुकानदारों को फिर टैक्स नहीं लगाया, 50,000 रुपये की सैलरी वाले के ऊपर आपने टैक्स लगाया, लेकिन 1,000 एकड़ की अगर ज़राई अराजी हो आपने का टैक्स नहीं है। अरबों रुपए के आप महलों में रहते हो, आपके ऊपर एकदम रीजनेबल प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं है, लेकिन आप जो है वो दूध के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं।
अखराजात आपने 24% बढ़ा दिए, जारी अखराजात 100% आपने पहले बजट के अंदर 100% पीएसडीपी बढ़ाया। लास्ट ईयर 700 अरब रुपए खर्च किया था, इस साल आपने कहा हम 1400 करेंगे, फिर उसको गिराकर आपने 1150 किया। यार आप क्या सोच रहे थे? ये वक्त है इस वक्त 450 अरब रुपया पीएसडीपी बढ़ाने का। ये वक्त है 600 अरब रुपया, 500 से 600 अरब रुपया आपने एमएनएस और एमपीएस के प्रोजेक्ट्स पे लगा दिए सूबे और वफाक ने मिलकर। क्या इस बार नहीं बात कर सकते थे सूबों से मिलके कि यार वॉलंटरली थोड़ा थोड़ा पैसे वापस कर दो वफाक को, क्योंकि वफाक जो एनएफसी में आपको देता है, वफाक कंगाली के नहज पे खड़ा हुआ है बैंकरप्सी के। आपने ये नहीं किया। आपने बात करी कि हम पेंशन रिफॉर्म करेंगे, उसको 1 साल मौखर कर दिया। आपने कहा मिनिस्ट्रियां बंद करेंगे, सर लेकिन ब्रेक पूरा अपना करीब आ गई 700-800 मेरे पास रुपया मिफ्ता उसके साहब, छोड़ लेकिन दिए। इस टॉपिक को दोबारा इंशाअल्लाह प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करेंगे। शाहिद खाकान साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ हैं पिलडेट से। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए, जनरल बात तो ये है कि एक ऐसी सियासी जमात जिसे मुल्क के अंदर इतनी वसी पजीराई और पॉपुलैरिटी हासिल हो, और जो अभी हाल ही में होने वाले इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बहैसियत वोट के भी और बहैसियत मेंबर्स के भी बन के उभरी हो, उसको बैन करना, उसके लिए बहुत ही सॉलिड और फूल प्रूफ किस्म के सबूत चाहिए होते हैं। वैसे तो किसी के लिए भी यही क्राइटेरिया है, लेकिन ऐसी पार्टी के लिए, क्योंकि आपने उन वोटरों को भी मुतमईन करना होगा और उन इलेक्टेड लोगों को भी मुतमईन करना होगा जो इस पार्टी की तरफ से मुंतखब हुए हैं कि वाकई ये पार्टी इन गलतियों की मुर्तकब हुई है, ये मुल्क की सालमियत, मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ काम करती रही है। तो ये कन्विंस करने के लिए क्या सबूत मौजूद है? बज़ाहिर तो नजर आता है कि ऐसा नहीं है। अगरचे मैं समझता हूं कि फॉरेन फंडिंग के मामले में कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके खिलाफ जाती हैं, और अगर तालिबान को इजाजत देने के मामले में को पाकिस्तान आ जाए, तालिबान तहरीक तालिबान है पाकिस्तान, उसके बारे में कोई सबूत मौजूद हों, लेकिन वो बड़े ठोस सबूत होने चाहिए, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, और वो कन्विंसिंग होने चाहिए, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए बल्कि अवाम और नास के लिए। अगर ये दो शराइत पूरी करती हों तो फिर इस किस्म की कोई अटैम्प्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं हैरान हुआ हूं कि उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज इसहाक डार साहब ने जो कुछ कहा है वो इतने शोर नहीं लगे। वो कह रहे थे कि इसके उनका ख्वाजा आसिफ ने तो इंडोर्स किया। आज दो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई हैं, ख्वाजा आसिफ ने तो मोहर लगाई है उसके ऊपर, लेकिन डार साहब ने कहा कि नहीं, अभी इट्स नॉट अ डन डील। हाँ, इट्स नॉट अ डन डील। जब इस किस्म की अनसर्टनिटी है तो इस किस्म के खतरनाक बयान देना और माहौल के अंदर सलासीमगी पैदा कर देना, जबकि आप अभी श्योर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं हो गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं, और आपके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं या आपके सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमसे तो बात ही नहीं हुई, तो मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदाराना रवैया है ये। सर, आपने टीटीपी को पाकिस्तान में वापस आने का जिक्र किया। मेरे ख्याल में बहुत ही गैर दानिशमंदाना और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को एट रिस्क डालने वाला फ़ैसला था। लेकिन कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में, जितना मर्जी ताकतवर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ही नाम ले लें, लेकिन वो भी अगर टीटीपी को पाकिस्तान ला रहा हो और आप ये कहें कि उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI की उसकी इनपुट के बगैर ये सारा कुछ कर दिया था, प्रेसिडेंशियल पार्डन करके हाई वैल्यू टारगेट्स को जो रिहा किया गया था वो उसके बगैर हो गया था, तो ये बात एटलीस्ट मानने वाली नहीं है। इसके लिए भी कुछ और लोगों को भी फिर कुटहरे में खड़ा करना पड़ेगा आर्टिकल 6 के तहत। यकीनन यकीनन ये मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं कि यह मुमकिन नहीं था कि उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के DGISI, बल्कि मैं समझता हूं कि बहैसियत मजमूई इदारे की मर्जी के बगैर, या कम से कम इन दो अफराद की मर्जी के बगैर ये काम होता। तो अगर आपने इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा तो इन दोनों शख्सियात को भी कटारे में यकीनन खड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। असद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। असद कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
असद साहब, सबसे पहले तो ढाक जजीज़ वाला जो मामला है ये आज सामने आया और आपकी जमात से रद्द-ए-अमल आ रहा है। आपको क्या तशवीश है कि 4 जजीज़ आगे तो क्या होगा? नहीं, सबसे पहले बात तो ये है कि इस वक्त ज़रूरत क्या है। ये चूँकि जो फैसला आया है इसके बाद जो है ना इनके अंदर एक पैनिक है और इनकी ख्वाहिश ये है कि ये जो हमारे ख़िलाफ़ अभी नया इन्होंने कल जो है ना कट्टा खोला है कि PTI के ख़िलाफ़ पाबंदी लगाएं, तो इसके लिए कोई रास्ता जो है ना इनकी कोशिश है। मैं इन जजों के ऊपर शक नहीं करता, लेकिन इनकी कोशिश है और ख्वाहिश है कि कोई ऐसे लाइक माइंडेड लोग लेके आए और हमारे ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग्स हैं और जो PTI को बैन करने का इनका एक प्लान है, जो ये इनकी ख्वाहिश है, जो हो नहीं सकेगा इंशाल्लाह कभी, लेकिन इनकी ख्वाहिश है। तो इसके लिए ये कोई बनाना चाहते हैं कोई लाइक माइंडेड लोगों को। हालांकि चाहिए, अगर ये चाहते हैं तो हाई कोर्ट से मज़ीद जज ले सकते हैं चारों सूबों से। पंजाब में और भी सीनियर लोग जो है ना है, यहाँ शायद खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से और बलूचिस्तान से, लेकिन ये जो है ना मेलिफाइड ही है और हमें इसकी मेलिफाइड पे और उसकी जो है ना बायस अप्रोच पे जो है ना शक है। अच्छा, आपने बड़े दो सख्त अल्फाज का चुनाव किया। एक तो जजेस को लाइक माइंडेड कहना काफ़ी मुश्किल काम है, मैं नहीं कहूँगा। दूसरा आपने कहा कि मेलाफाइडी है, इंटेंट ही मेलाफाइडी है। तो चीफ़ जस्टिस के पास इख्तियार है, चीफ़ जस्टिस ने खत लिखा है। मुशीर आलम साहब ने तो माजरत कर ली है, बाकी एक शायद जस्टिस मकबूल बाकिर की अभी कन्फर्मेशन आनी बाकी है। आपको इसमें मेलाफाइडी बड़ा सख्त लफ्ज़ है, मैं इसको भी नहीं दोहराऊँगा, आपका लफ्ज़ है, लेकिन आपको क्यों लगा कि मेलाफाइडी है? मैं तो चीफ जस्टिस की, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जन हुकूमत के बारे में ये वेरीफाइड कह रहा हूँ कि चूँकि ये जो लॉ मिनिस्टर है, इन्होंने जिस तरह अपने कोशिश की, जो बार को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जो लीगल पैटर्निटी की जो पॉलिटिक्स है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो इनका एक मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये नुकसान पहुँचा रहे हैं जुडिशरी को, पार्लियामेंट को, और जो मुल्क में ज़रूरत है कि मुल्क में जो है ना एक कानून और आइन के मुताबिक चले, उसमें जो है ना इनका किरदार जो है ना कभी अच्छे अल्फाजों से याद नहीं रखा जाएगा तारीख़ में, उसके लिए कोई अच्छी गुंजाइश नहीं होगी। तो मैं वैसे तो बहुत पोलाइटली करते हैं, लेकिन काम जो है ना उसके ऊपर हमें बहुत सीरियस कंसर्न और रिजर्वेशंस हैं, और मैं समझता हूँ कि ये सियासत जो है ना तो ये तो होती रहती है, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है। पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। तमाम इदारों की अपनी जो उसकी हदूद है, जो पैरामीटर्स है, उसके अंदर जो है ना उसका अपना किरदार होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि अदली आज़ाद हो, वो किसी भी किस्म की किसी का इन्फ्लुएंस ना ले, किसी का प्रेशर ना ले, और जो फैसले वो मेरिट के ऊपर। और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि अदलिया के अंदर जो है ना एक उठान हुई है, एक एहसास हुआ है कि जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, ये मुल्क इस तरह नहीं चलने जा सकता। जो अदलिया में बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो पोजीशन ली, आपके बहुत सारे जो लोग थे उनके मुकदमात में, उनके रिहाई के ऑर्डर में बड़ी पावरफुल पोजीशन हाई कोर्ट्स ने ली। फिर सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने 13 रुकनी बेंच ने 8-5 से फैसला दिया कि रिज़र्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलोंग करती हैं। बहुत ही ताकतवर वो जजेस थे, उन्होंने तो चैलेंज किया पूरे सिस्टम को और अपना मुकम्मल अदालती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आपकी सीटें आपको लुटाई। आपको कहा कि ये सियासी जमात थी और है, तो इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंस आप क्या सोचते हैं? कभी हुई नहीं है जज अदलिया में इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस। हाँ, बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, एक अच्छी मूव है और इस तरह होना चाहिए। ये तब ये मुल्क सर्वाइव करेगा। अगर मुल्क में, देखिए मैं आपको बताऊँ जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रख रहा हूँ, वहाँ बहुत सीरियस रिजेंटमेंट जो है ना उठ रहा है, और सिर्फ मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, जो हमारे कम्युनिटी के अंदर एक डिप्रेशन, एक फ्रस्ट्रेशन और एक एहसासी महरूमी का एक बहुत बड़ा लावा पक रहा है, और मुझे डर ये है कि किसी हादसे का शिकार हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, आप बजाय इसके हादसे से क्या मुराद है आपकी? जो है ना सॉरी, किस किस्म का हादसा हो सकता है? किस किस्म का हादसा हो सकता है, क्या इशारा है आपका? मैं ये हादसा, देखिए मैं इस वक्त जो है ना एक जो हमारी एक पख्तून मूवमेंट है PTM, वो 11 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा जरगा पूरी पख्तूनों का बुला रही है, और वो ऐलान कर रहे हैं कि हम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। एक तो आपके तवज्जो से मेरे उनको भी ये एडवाइस होगी और मेरा उसका सजेशन होगा
कि आप जो भी करें, आप पाकिस्तान की शहरी हैं, आप जो करें तो आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपने मुतालबात रखें। ऐसा ना हो कि इसको जवाब बना के कोई और ऑपरेशन और कोई और सिचुएशन का सामना करना पड़े। हमारे नौजवान हैं, हमारे इनके साथ इख्तलाफात लाख वो सही, लेकिन हम समझते हैं कि किसी भी तौर पर वो कोई ऐसा कोई जज्बाती कोई काम ना करे कि जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़े। मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं स्टेट्स भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाय इसके कि वो कोई एक प्रोपेगेंडा शुरू करे कि ये तो मुल्क दुश्मन है या ये है वो है, उनके साथ जो है ना इंगेज करे। उनकी अगर कोई रिजर्वेशन हैं, उनकी जो कोई कंसर्न्स हैं, उस कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए, ताकि ये मुल्क जो है ना हम सबका है, हम सब ने इस मुल्क में रहना है और हमारे लिए जो मुकद्दस है वो है हमारा आइन, क्योंकि आइन पे हम सब मुत्तफिक है। अब सब ने आइन के तहत जो है अपनी जिंदगी गुजारनी है। असद कैसर साहब, अगर पीटीएम जो है ऐसी कोई मूव करती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मूव की पीटीएम की हमायत करेगी या उसकी मुखालफत करेगी? देखिए, अभी तक तो उसके खदोखाल कोई नहीं है ना, मैं इस पर अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैं कोई नहीं कह सकता, लेकिन नौजवान हैं, उनके अंदर एक एनर्जी है और हम नहीं चाहते कि हम लूज़ करें, हमारे उसके साथ हमदर्दी है, लेकिन हम उसको ज़रूरी कहेंगे कि जो भी करे वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए करे। बाज़ चीज़ों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पोजीशन जो है वो सियासी मैदान के अंदर बहुत प्रोएक्टिव बनानी पड़ेगी। आप लोगों की तरफ एक तासुर ये जाता है कि आप फ़ौज से तो बात करना चाहते हैं, आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं, DGISI से बात करना चाहते हैं, लेकिन आप नून लीग से या पीपल्स पार्टी से बात नहीं करते जो पोलिटिकल फोर्सेस हैं। ये क्यों? नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बयानी आते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, हमारा जो पॉलिसी है, जो हमारा बिल्कुल क्लियर जो है वो है कि हम जो भी बात करेंगे वो कानून और आइन की दायरा के अंदर करेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये अभी आप मुझे बताएं ना, ये जो मुस्लिम लीग ने 1-2 दिन से जो उन्होंने एक मरी में मीटिंग करके और एक फैसला किया है और समझते हैं कि PTI को बैन करेंगे, और जो उसकी बेटी है जो पंजाब में कर रही है, पंजाब में तो अमलन बुनियादी इंसानी हुकूक मातल है, वहाँ तो ना आप जलसा कर सकते हैं, ना मोबलाइज कर सकते हैं, बल्कि अमलन पुलिस स्टेट बन चुका है। उस रहत्याल में उसके साथ क्या बात करेंगे? अभी वो आ रहे हैं, कभी आपके खिलाफ जो है गद्दारी के मुकदमे बना रहे हैं, कभी आपको जो है दुश्मन करार दे रहे हैं। अभी जो है ना पीछे जो भी है, हम पीछे की बात नहीं कर रहे, फ्रंट पे यही है। अभी जो है ना कहते हैं कि हम PTI को बैन करेंगे। ये क्या, ये तुम्हारे बाप का मुल्क है कि आप इस तरह जो है इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करोगे? PTI जो है ना इस मुल्क की आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद कर रही है। हम तो कभी भी अपने आप को कानून से बालातर नहीं समझते। इसलिए ये जो, चूंकि अभी आपको पता है कि इन्होंने जो बजट पेश किया उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल है, जो बिजली की कीमत है इन्होंने इजाफा किया, जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, इस वक्त जो है ना ये इंतहाई गैर मकबूल जमात बन चुकी है। इनके पास अभी कोई रास्ता नहीं है। अभी ये जो है ना भागने के चक्कर में है, ये सोचते हैं कि कैसे जो है ना हुकूमत से भागे, तो ये कोई रास्ता निकालना चाहते हैं कि कोई अदलिया के साथ टसल ले ले या कोई ऐसा काम करे कि उसकी वजह से इसको निकालना पड़े और फिर जो है अपने आप को शहीद डिक्लेयर करके जो है ना वो पॉलिटिक्स करे। देखिए, इनकी जो सियासी मुँह थी उनको शिकस्त हुई थी। अगर नवाज शरीफ चाहता था कि वो एक मुहब्बतन लीडर होते तो उसको ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पब्लिक में आते और कहते कि चूंकि हम इलेक्शन हार चुके हैं और ये तरीके साहब जीत चुकी है, मैं उसको मुबारकबाद पेश, एक नई सियासत की आगाज हो जाती। आप जाली मैंडेट पे नवाज शरीफ खुद जो है ना 50,000 लीड से हार चुके हैं और इन सारा जो है उसकी बेटी भी हार चुकी है। आप देख रहे हैं कि पूरी GT रोड पे जितनी भी सीटें हैं लाहौर तक, ये सारे PTI जीत चुकी है। आपने हमसे ज़बरदस्ती हमारी सीटें ली, जिसकी मदद से भी दी, लेकिन आप इसको और फिर आप कहते हैं कि हम जो है ना मुहब्बतन है, ये गद्दार है और हमने इसको डिक्लेयर करना है। अवाम ने आपको जो है ना इंशाल्लाह सियासत से निकालेंगे। और नदीम साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं जो इनकी पॉलिटिक्स है, जिस तरह ये पॉलिटिक्स को चला रहे हैं, ये मुस्तकबिल की काफ लीग है। सियासत, मुस्लिम लीग की सियासत ख़त्म हो चुकी है, मुस्लिम लीग की सर्वाइव बिल्कुल नहीं है। ये इस वक्त जो है ना ज़िल तवाज़ुन को बैठे हैं जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क में अनारकी हो, हम नहीं चाहते कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो। हम चाहते हैं कि देखिए पार्लियामेंट बालादस्त हो, आइन की बालादस्ती पे सब सर तस्लीम हम करें और जो अदलिया है वो अपने आज़ाद फैसले करे, कोई इसके अंदर इंटरफेरेंस न करे, सिविलियन सुप्रीमेसी हो
और कानून की हुक्मरानी हो। ये हमारा वो है, इसके लिए हम अपने सारे जदोजहद करना चाहते हैं। असद साहब, लेकिन आपको इसके लिए सियासी मुज़ाकरात करने चाहिए, और सियासी मुज़ाकरात में इस वक्त दो पार्टियां जो हुकूमत में बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी, उनसे बात करनी चाहिए। आपके उनसे इख्तलाफात हों, रखिए इख्तलाफात, लेकिन आप एक मुस्तकबिल के लाहे अमल के ऊपर इत्तफाक़ राय तो पैदा कर सकते हैं। उसके बगैर तो ये लड़ाई सड़कों के ऊपर है, जो मुनासिब नहीं है। बिल्कुल मुनासिब नहीं है। क्या ये माहौल हुकूमत ने बनानी होती है, अपोजिशन ने बनानी होती है? अगर हुकूमत के इस तरह बयानात, गैर ज़मानत बयानात आए, जो सबसे मकबूल पार्टी हो उसके खिलाफ, देखो हमने तो देखिए खान साहब ने इशारतन किनायतन एक दे दी कि वो कह रहे थे कि चकजई साहब जो है अगर कोई करना चाहते तो हम इसमें रुकावट नहीं पैदा करना चाहते। तो एक इशारा होता है ना, एक मतलब हम समझ रहे थे कि हम इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। नदीम साहब, आप आपको मैं बहुत करीब से जानता हूँ, आप एक बहुत डिसेंट और एक हॉनेस्ट और अच्छी जर्नलिस्ट में आते हैं, और आपका रिसर्च वर्क भी अच्छा होता है। मैं आपके साथ ज़ाती एक आपका रिस्पेक्ट का रिश्ता है। यानी आप देखें कि ये जितनी भी इन्होंने टूर्स की हैं, ये जो उन्होंने चाइना में विज़िट किया है या जो बाहर दुबई और ये सऊदीया में गए हैं, इनको क्या रिजल्ट मिला है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली अभी जो सऊदी की जो इतनी वफद आया, और ये वो सऊदी मतलब ये एजुकेटेड और हार्वर्ड और वहाँ से फारिग जो ना सऊदी वो आए थे, बिजनेसमैन आए थे, इनकी यहाँ कोई तैयारी नहीं थी। यानी मोहम्मद बिन सलमान ने आना था, जब वो यहाँ आए उसकी कोई तैयारी नहीं थी, बस बस उसने सारा वक्त गुजारा। यानी पूरी दुनिया से अभी इनको कोई वो नहीं सपोर्ट नहीं मिल रही, इकोनॉमिकली बिल्कुल ये कोलैप्स कर रहे हैं, और मुल्क में मजीद भी अनार की और मुल्क में जो है ना सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या अकल ज़ाती तौर पर एज ए जर्नलिस्ट पूछे तो मैं दुआ गो पाकिस्तानी की हैसियत से दुआ गो के सऊदी विजिट भी MBS का मटीरियलाइज हो, वो किंग सलमान की सेहत की वजह से भी आगे गया, और चाइनीज़ से भी कुछ पैसा आए और सऊदी से भी इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो दाखिली सियासी इस्तेहकाम है ना, वो बहुत ज़रूरी है। ये सियासी जमात को बैन कर दें, इससे अफरा तफरी फैलेगी, यहाँ मैं आपसे मुतफिक हूँ, ये फसाद फैलाने वाली बात है। आर्टिकल 6 लगा दें तो फसाद फैलेगा, लेकिन आप जब तक दोनों बैठेंगे नहीं, आगे रास्ता नहीं निकलेगा, ये बात भी तय। देखो हमने तो आपको बताया, हमने तो एक इशारा दिया पॉजिटिव, हमने तो कोशिश भी की, लेकिन ये हमें हमारी कमज़ोरी समझ रहे हैं भाई जान। देखो हम तो इस वक्त हमारे साथ तो क्या कर सकते हो, जेलों में हमें डाला, हमारी चादर चादीवाली की बेहुरमती और बेइज्जती और वो आपने की, जितने आपके पास जुल्म के शिकंजे हो सकते थे आपने सारे इस्तेमाल की। आपने किसी मॉरल और उसका कोई मतलब कोई शर्म हया का भी लिहाज नहीं रखा, और हद तक गए, और फिर भी PTI ग्रोह की जो 8 फरवरी को जो है ना वो तो पूरी मतलब आपका सारा बयानी है बढ़ गया। अच्छा सर, कैसे साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी रोशनी में आपके 41 लोग थे जिन्होंने एफिडेविट्स जमा कराने थे, उनमें से कितने लोगों ने अभी तक एफिडेविट्स जमा कराए? मेरे ख्याल में वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ 3 लोग बाहर थे और वो भी उनकी भी एफिडेविट पहुंच चुकी है, वो तो कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके पास जितने आपके MNAs हैं सबके एफिडेविट्स कंप्लीट हैं और इलेक्शन कमीशन में जमा हो चुके हैं 100%? मैं अभी जमा होने की नहीं कह सकता क्योंकि वो चुटियाँ मुट्टियाँ इसमें आई है, लेकिन मैं आपको ये श्योर कर सकता हूँ कि सब क्या चुके हैं। इवन वो जो हमारा जो उसको अगवा किया गया उसके भी एफिडेविट उसका भी एफिडेविट हमें पहुँच चुका है। अगर 100% आपके एफिडेविट्स मौजूद हों तो पार्लियामेंट्री पार्टी की क्या पोजीशन होगी रिजर्व सीट्स मिलने के बाद? PTI कहाँ स्टैंड करेगी? नंबर 1, नंबर 2? मेरे ख्याल में हमसे सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएंगी, यानी 115 हमारे नंबर बन जाएंगे। आप 115 बन जाएगा आपका, तो फिर आपका रोल क्या होगा? अगर आप सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी होंगे तो क्या करना चाहेंगे? किसी और जमात को साथ में लाना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी से बात करके कोशिश करेंगे कि हुकूमत लेने की कोशिश करें? देखिए इस पर हमारी अभी डिबेट और डिस्कशन हो रही है, हमने कोई ख़त्मी राय नहीं बनाई है, और इस पर हम सोच रहे हैं, बल्कि हम ये पे सोच रहे हैं कि क्या हम अदम एतमाद की तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ये सारे ऑप्शन हमारे लिए खुले हैं, और इस वक्त जो इन्होंने इन्वायरमेंट बनाया है तो हमें मजबूर कर रहे हैं, दीवार से हमें लगा रहे हैं कि हम भी कोई ऐसे इक़दाम करें कि इनके ख़िलाफ़ जो है ना हम कोई 2 कदम आगे बढ़े, क्योंकि जैसे मुहर्रम की छुट्टियाँ ख़त्म होती है हमारी मीटिंग होगी और उस पर हम फाइनल डिसाइड करेंगे कि क्या करना है।
मुहर्रम की छुट्टियों के बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन नो कॉन्फिडेंस के लिए नंबर्स पूरे करने के लिए आपको पीपल्स पार्टी के वोट चाहिए होंगे। वैसे आप नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, तो पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। ये पहला तो आपको ये बात तय करनी पड़ेगी ना, उसका जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा कि अभी खत भी हमारा फैसला नहीं है, और जब हमारा डिबेट होगी, बट दिस ऑप्शन इज ऑन द टेबल। ये तजवीज़ मेज़ के ऊपर मौजूद है कि नो कॉन्फिडेंस ला के हुकूमत गिराई जाए और अपनी हुकूमत बनाई जाए। ये ऑप्शन टेबल पे मौजूद है। बिल्कुल, ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन अभी कोई खत भी फैसला हमारा नहीं हुआ है। हम बेसिकली देखेंगे ना, हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे, कोई मिसफायर नहीं करेंगे। इस तरह नहीं करेंगे कि कोई वो करे, पूरा कैलकुलेशन करके वो जिम्मेदार वो करेंगे, जब इसको ऐसा उसके ऊपर वार करेंगे कि फिर ये उठ ना सके। उस वार के लिए सिंपल कैलकुलेशन है, आपको पीपल्स पार्टी की हिमायत चाहिए, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। आपकी नंबर्स पोजीशन पार्लियामान में ऐसी है तीनों जमातों की, दूसरी पार्टी जब तक एक बड़ी साथ ना आए तब तक ये काम नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी तो मोर देन वेलकम कर रही थी आपको। 8 फरवरी के बाद आपकी तरफ से गुरेज किया गया था, लेकिन अब दोबारा आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, मैं इस पर अभी कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ये मैंडेट नहीं है कि मैं बात करूं। मैं पार्टी में हम बात करेंगे तो फिर जो भी हमारी पोजीशन होगी उस पर हम बात कर सकेंगे, लेकिन हम हर सूरत में देख रहे हैं कि कैसे जो है ना इस हुकूमत से जान छुड़ाएं। अच्छा, बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड, क्या कोई ऐसी तजवीज़ पार्टी में ज़ेर गौर है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से अपनी वर्किंग रिलेशनशिप इंप्रूव की जाए? क्योंकि ये जो पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से ट्विटर से आप जवाब देते हैं जनरल आसिम मुनीर का नाम लिख के, और वो कुछ एक्शंस गिरफ्तारियों की शक्ल में हमें रोज़ नज़र आते हैं। अगर ये आपस में आपकी कोई वर्किंग रिलेशनशिप हो जाए तो शायद ये जो मुखासमत है इसमें कमी आ जाए। देखिए, हम इस पर देखा, हमारा ये तो बिलीव है और ये समझते हैं कि मुल्क जो है ना, जिस इदारे का जो कानूनी और आइनी रोल है वो उसमें अपने आप को महदूद करे, बस सिंपल इज दैट। हम सिर्फ समझते हैं हम तमाम इदारे हमारे काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टेबल है, फ़ौज हमारी है, हम किसी तौर पर फ़ौज को कमज़ोर नहीं देखना चाहते। हम एक आज़ाद अदलिया देखना चाहते हैं, मजबूत अदलिया देना चाहते हैं, पार्लियामेंट को हम मजबूत करना चाहते हैं मजीद, लेकिन उसकी जो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स है उसके अंदर। क्या फ़ौज से कोई वर्किंग रिलेशनशिप इंप्रूव करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है? देखिए, इस वक्त तो फौज तो हमारा इदारा है, फौज के साथ हमारी दुश्मनी क्या है? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम किसी तौर पर जो है ना अपनी फौज के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन हम सिर्फ ये समझते हैं कि अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रोड से आगे बढ़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और इदारे कमज़ोर होते हैं, मुल्क को नुकसान होता है। आपकी ज़रूरत इस बात की है कि तमाम इदारे जो है ना आइन की पासदारी करें। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, पीटीआई की जो इंटरनल यूनिटी है वो भी, उसके ऊपर भी काफ़ी सवालिया निशान है। कभी शेर मरवत से लड़ाई हो रही होती है, कभी फवाद चौधरी पार्टी के अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो क्या आप लोग वेलकम करेंगे फवाद चौधरी की वापसी, और शेर मरवत का क्या मुस्तकबिल है? नहीं, शेर अफजल जो है ना इस वक्त उसको, क्योंकि आपको पता है कि एक डिसिप्लिन मैटर्स है और उम्मीद है तमाम मामला हल हो जाएंगे। पार्टी मुत्तहिद है, मुत्तफिक है, और इमरान खान की क़यादत पे पार्टी, देखो, एक इख्तलाफ राय होती है और एक इख्तलाफात होते हैं। इख्तलाफ राय हर का हक है, और दूसरा है जो पार्टी की डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ या जो पार्टी की बेन पॉलिसी के ख़िलाफ़ चलता है तो फिर वो इख्तलाफात आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कोई इख्तलाफात नहीं है, सारे इमरान खान की क़यादत पे मुत्तहिद है। फवाद चौधरी को पार्टी में दोबारा लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए, पार्टी फैसला करेगी और पार्टी से पहले जो है ना बानी चेयरमैन फैसला करेगी। आवाज़ शायद कट गई जी, हमारा राब्ता कट गया, फवाद चौधरी के नाम के ऊपर लाइन कट गई। आपका असद कैसर साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि बिल्कुल लाइन को कनेक्ट करके बात करने का मौका नहीं मिलेगा। असद कैसर साहब सीनियर रहनुमा पीटीआई हमारे साथ है। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।